हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी नगर थे उनके बारे में हमने उसमें विस्तृत रूप से पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे उससे संबंधित कुछ स्थल, सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल, उनके उत्खननकर्ता और नदियाँ, जिन नदियों के किनारे वो जो स्थल हैं वो स्थित हैं। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा स्थल है तो हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने एवं माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में। तो किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में। ये पाकिस्तान में स्थित है। मोट गोमरी कोई जिला है वहाँ पर स्थित है हड़प्पा स्थल। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 में, जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर लड़काना जिले में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। और इसकी स्थापना इसकी उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी हैं और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला है चन्हुदड़ो। इसकी जो खोज की गई वो सिंधु नदी के तट पर ही है अभी, और इसकी खोज की थी गोपाल मजुमदार ने 1931 में। किसने? गोपाल मजुमदार ने की थी 1931 में। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही स्थित है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापन ने कालीबंगन का उत्खनन किया था। किसने? बीबी लाल और बीबी थापन ने। तो इसकी जो खोज की गई 1953 में की गई थी। ये राजस्थान का हनुमानगढ़ कोई ज़िला है वहाँ पर पड़ता है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में यह पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो जितने भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नगर मिले हुए हैं सबसे ज़्यादा गुजरात में ही, भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हुए हैं। उसके बाद है कोटदीजी। कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी जो उत्खनन करता है या खोज की थी वो की थी फजल अहमद ने, जो है इसके उत्खनन करता है 1953-54 में। गुजरात का कठियावाड़ जिले में यह है। अगला है रोपड़। जो कहाँ पर है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ की जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। और इन्होंने 1953 और 53 से 56 के बीच क्या की थी? यहाँ पर उत्खनन कराया था। और पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब में पड़ता है रोपड़। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। अगला है लोथल। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1955 से 62 के बीच। और गुजरात का अहमदाबाद जिला, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो पड़ता है वह हिंडन नदी के किनारे है। इसकी भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। और किसकी खोज करी है यज्ञदत्त शर्मा ने? रोपड़ की, ठीक है। तो रोपड़ के उत्खननकर्ता भी कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता भी कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और ये जो 1958 में, और ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। फिर आता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे पड़ता है। और ये इसकी जो उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल से हैं 1927 से 1962 के बीच। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है यह। अगला है बनमाली, जो है रंगोई नदी के किनारे। ये रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। और हरियाणा का हिसार जिला जो है वहाँ पर यह स्थित है। धौलावीरा है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी है धौलावीरा की खोज 1990 से 1991 के बीच। तो यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसे फिर देख लीजिए। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ये पाकिस्तान के मोट गोमरी जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज की है रखालदास बनर्जी 1922, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की है गोपाल मजुमदार ने। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है कालीबंगन। ये घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खोज इसके उत्खनन करता है बीबी लाल एवं बीके थापर। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कोटदीजी सिंधु नदी
के तट पर स्थित है। फजल अहमद उत्खननकर्ता और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी के किनारे पड़ता है। रंगनाथ राव ने रंगपुर की का उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है ये। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करता है इसके। और पंजाब का रोपड़ जिला में यह पड़ता है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है और गुजरात का अहमदाबाद जिले में यह स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह यज्ञदत्त शर्मा ने इस उत्खनन करता है इसके। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये स्थित है। सुतकांगे रोड दास्क नदी के किनारे स्थित है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेल्स ने इसके उत्खनन करता है और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनमाली यह है रंगोई नदी के किनारे और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है और हरियाणा का हिसार जिला में यह स्थित है। धौलावीरा ये रविंद्र सिंह बिष्ट इसके भी उत्खनन करता है और बनमाली के भी। ठीक है, तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक्स। अब हम शुरू करेंगे आज से वैदिक सभ्यता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो थी उसे दो कालों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक काल का विभाजन किया गया है दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल माना जाता है वह 1500 से 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो कितने से? तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम जो थे वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, तो आर्य कहाँ पर बसे थे? सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। अगर हम ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल की बात करें तो इसकी स्थापना ही किन्होंने की थी? इनके रचनाकार ही आर्यों को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? आर्यों को। और जो आर्य थे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया को माना है। किसने? मैक्समुलर ने। तो मैक्समुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। तो मैं बता चुकी हूँ कि आर्यों को वैदिक काल का रचनाकार आर्यों को माना जाता है आर्यों द्वारा। ठीक है, तो आर्य जो थे ये खुद को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। खुद को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते, ये क्या जानते थे? संस्कृत भाषा को जानते थे। ठीक है, तो आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा को जानते थे क्योंकि उस समय पे जो संस्कृत भाषा हुआ करती थी वो भगवानों की हुआ करती थी, कहा जाता है ऐसा। तो इसलिए जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा के जानकार होने के कारण ये स्वयं को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन अगर हम बात करें भारत में जो लोग थे उसमें वो आर्य नहीं थे। ठीक है, आर्य नहीं थे। क्या थे? अनार्य थे। आर्य यानी कि वो आर्य नहीं थे। तो जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? तो वो मध्य एशिया से। मैक्समुलर ने कहा है कि वो मध्य एशिया से आए। ठीक है, तो जब वो मध्य एशिया से आए तो उन्होंने यहाँ पर भारत में इन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। मतलब कि संस्कृत भाषा बतानी शुरू कर दी। यहाँ पर एक गौतम राहुगढ़, ठीक है, ये एक आर्य थे जिन्होंने यहाँ पर उत्तर भारत में, कहाँ पर?
यहाँ उत्तर भारत में आर्यीकरण करना शुरू कर दिया, यानी कि संस्कृत भाषा को सिखाना शुरू कर दिया गौतम राहुगढ़ ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत में इन्होंने आर्यों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, यानी कि आर्यीकरण शुरू किया उत्तर भारत में किन्होंने, गौतम राहुगढ़ ने। ठीक है, तो ये जो थे, जो आर्य लोग थे, इनकी जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। जबकि हम इससे पहले जो हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य लोग थे वो कृषि के साथ क्या करते थे, कृषि के साथ पशुपालन किया करते थे। क्या किया करते थे, पशुपालन। तो जो आर्य लोग थे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। जबकि हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो क्या करते थे, कृषि के साथ साथ व्यापार। ठीक है, तो व्यापार करते थे, कृषि के साथ साथ व्यापार। लेकिन आर्य लोग कृषि के साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे। इनका जो मुख्य पशु हुआ करता था उस समय पर, इनके मुख्य पशु कौन थी, गाय। इनके मुख्य पशु गाय थे। ठीक है, तो ये गाय की पूजा करते थे, मतलब कि इनके मुख्य पशु कौन था, गाय था। लेकिन अगर हम सिंधु सभ्यता में बात करें तो वहाँ पर एक सींग वाले पशु को मेन माना गया है, एक सींग वाला पशु। ठीक है, कहाँ पर, सिंधु सभ्यता में एक सींग वाले पशु का अस्तित्व मिला हुआ है जिनका पूजित था। ठीक है, और यहाँ पर कौन था, गाय। यहाँ पे इनका मुख्य पशु कौन था ये वैदिक काल में, तो वो थी गाय। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यह हमने पढ़ चुके हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी उसमें कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, और विश्व का प्रधान विश्वपति होता था, और जन के शासन को राजन कहा जाता था। ठीक है, तो ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था, विश्व का प्रधान विश्वपति होता था, जन का प्रधान राजन होता था। ठीक है, तो इनके क्या थे, 5 प्रशासनिक इकाइयाँ थी। कौन कौन सी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो ये इनकी क्या थी, 5 प्रशासनिक इकाई थी। यदि हम ये यहाँ पर आकर बसे, कहाँ पर बसे, तो आर्य लोग यहाँ पर आकर सैंधव सप्त प्रदेश में बसे थे। कहाँ पर बसे थे, सैंधव प्रदेश में। कहाँ, सैंधव प्रदेश में। तो इनके निवास स्थान को कहा जाता है सैंधव सप्त प्रदेश। तो पूछा जाए कि आर्यों का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। और जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, ये वर्तमान में पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। तो यदि पूछा जाए कि आर्य लोग कहाँ पर आके बसे थे, तो सप्त सैंधव प्रदेश जो अभी कहाँ पड़ता है, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अभी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी जो होता था उसे रत्नी कहा जाता था। तो सूत, रथकार और कंपादी अधिकारी को क्या कहा जाता था, रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कम से कम करीब लगभग 12 हुआ करती थी। जो पुरप होता था, पुरप को क्या कहा, पुरप होता था उसे दुर्गपति कहा जाता था। पुरप मतलब दुर्गपति होता था। दुर्गपति मतलब कि वहाँ के दुर्ग की रक्षा करने वाला दुर्गपति कौन होता था, पुरप। और उसका मेन हेड, पुरप दुर्ग का मेन हेड होता था दुर्गपति, पुरप कहते थे उसे। ठीक है, स्पष्ट होता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे स्पष्ट। ये सब हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो उस समय पे पुरप कहा जाता था दुर्गपति को, और स्पष्ट कहा जाता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले को स्पष्ट कहा जाता था। ये गुप्तचर टाइप के होते थे। ठीक है, फिर वाचपति होता था गोचर भूमि का अधिकारी। वाचपति क्या होता था, वाचपति होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाचपति। और उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था जो। ठीक है, जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे उसे उग्र कहा जाता था। और युद्ध के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय गविष्टि। ठीक है, गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, युद्ध के लिए।
यदि पूछा जाए कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो गविष्टि, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था युद्ध के लिए। और इनका जो प्रिय पशु था वो क्या था, घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा, इनका प्रिय पशु क्या हुआ करता था, घोड़ा का होता था। और पानी, ठीक है, पानी मतलब होता था जो पशु को चराने वाले होते थे उसे पानी कहा जाता था, पशु चारक, ठीक है। तो पशु चराने वाले को क्या कहा जाता था, पानी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है खेत। खेत को उस समय कहा जाता था क्षेत्र। खेत को क्या कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। और अनाज जो था उस समय पे जौ, ठीक है। तो जौ अनाज हुआ करता उस समय पे, जौ का प्रयोग अधिक होता था। और जौ को क्या बोलते थे, यव। ये पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में कि जौ को वैदिक काल में या उस समय वैदिक सभ्यता के काल में क्या कहा जाता था, यव कहा जाता था, ठीक है। किसको यव कहा जाता था, तो जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि इस समय पर कोई भी न्यायिक अधिकारी नहीं होता था। अगर हम इनके न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। क्या क्या, सभा थी, समिति थी, सभा, समिति और विदत। तो इस समय पे क्या किया गया था, जो क्या कहते हैं, जो इस समय पे जो न्यायिक व्यवस्था थी, यानी कि हम पंचायत कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया था, सभा, समिति और विदत। तो उस समय पे कितनी थी न्यायिक जो व्यवस्था थी, इनको 3 भागों में बांटा गया, यानी कि हम पंचायत व्यवस्था कह सकते हैं आज के हिसाब से। तो पंचायत व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, सभा, समिति और विदत। तो जो सभा और समिति थी, सभा और समिति ये राजा को क्या करती थी, सलाह दिया करती थी। तो राजा को सलाह देने वाली समितियां कौन कौन सी थी, सभा और समिति थी, ठीक है। तो जो सभा जो थी, इसमें सभा जो थी श्रेष्ठ लोगों की, यानी कि कुलीन वर्गीय लोगों की होती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की, यानी कि संभ्रांत लोगों की संस्था हुआ करती थी सभा, यानी कि ऊंचे लोगों की हुआ करती थी सभा। और समिति जो थी वो नॉर्मल लोगों की सभा हुआ करती थी समिति, ठीक है। तो समिति क्या थी, सामान्य जनता की थी। तो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती थी, समिति, ठीक। तो पूछा जाए कि सभा और समिति जो थी आर्य समाज में क्या थी, तो ये एक संस्था थी जो क्या करती थी, राजा को सलाह दिया करती थी। सभा और समिति, सभा, ठीक है। तो जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों के लिए हुआ करती थी और श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों के लिए संस्था थी। और समिति जो थी वो सामान्य जनता की का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को, इसके समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा। तो जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों के लिए होती थी, समिति सामान्य जनता के लिए होती थी, यानी कि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी समिति। जो समिति का अध्यक्ष होता था इसे ईशान कहा जाता था, ईशान, ठीक है। क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। और ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बार, 9 बार उल्लेख देखने को मिलता है। जबकि जो सभा थी वो हमने कहा कि वो उच्च लोगों के लिए, उच्च कुलीन लोगों के लिए हुआ करती थी। और इसमें महिलाओं का जो वर्चस्व देखने को मिला है वह सभा में देखने को मिलता है। इनकी सबसे अधिकतर महिलाएं जो थी वो किस में थी, सभा में हुआ करती थी। और बाकी अगला है विदत। विदत, इसमें महिला और पुरुष दोनों हुआ करते थे, फीमेल भी थे और मेल भी। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों के हुआ करते थे विदत में, ठीक है। तो इसमें वही है कि सभा और समिति राजा की सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। जैसा मैंने अभी कहा कि सभा क्या होती थी, श्रेष्ठ लोगों के लिए होती थी, कुलीन लोगों के लिए होती थी। जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो समिति थी उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और यहाँ पर स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ये चीज़ था कि उस समय स्त्रियों को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त थे, यानी कि स्त्रियां सभा में और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। लेकिन अधिकता जो महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिला है वो सभा में देखने को मिला है। और जो विदत था, विदत में दोनों ही महिलाएं और पुरुष दोनों हुआ करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था।
युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है, गविष्टि। तो गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज, ठीक है। तो क्या किया जाता है? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ है गायों की खोज। उसके नेक्स्ट है दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यदि पूछा जाए कि 10 राजाओं का जो युद्ध है उसका 10 राज्य युद्ध कहते हैं, 10 राजाओं के युद्ध को, तो उसका जो मिला है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध कहाँ पर किया गया था? परुष्णी नदी के किनारे। जो अभी के लेटेस्ट टाइम का कौन सी नदी है? ये रावी नदी, ठीक है। तो अभी के टाइम पे कौन सी नदी है? ये परुष्णी रावी नदी। तो जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और किसके बीच हुआ था? सुदास व 10 राजाओं के बीच हुआ था, 10 जनों के बीच, इसलिए इसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। सुदास इसमें क्या रहा था? विजयी हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। यदि हम ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस समय का जो समाज था, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कैसे बांटा गया था? कर्म के आधार पर उसे बांटा गया था, कर्म के आधार पर। अभी वंश के आधार पर मैं बांट कर, उस समय पर केवल कर्म के आधार पर बांटा गया। तो कर्म के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, ठीक है। तो समाज को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले फर्स्ट में कौन रखे गए? ब्राह्मण, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और चौथा में शूद्र, ठीक है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे, शूद्र जो थे, जो सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता था, ठीक है। सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता था। और जो वैश्य थे वो क्या थे? बिजनेसमैन टाइप के हुआ करते थे, वैश्य, ठीक है। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। इनमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुआ करते थे उनको द्विज कहा जाता था। ये उत्तराखंड पीसीएस में कुछ पूछा गया था कि द्विज किन्हें कहा जाता था। तो द्विज जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता था? उस समय पे द्विज कहा जाता था। जबकि जो शूद्र होते थे उन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा गया था। जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे उन्हें उस समय पे उनका उपनयन संस्कार किया जाता था उन लोगों का, और उनको क्या कहते थे? शिक्षा लेने का हक था। लेकिन जो शूद्र होते थे उनका ना उपनयन संस्कार होता था और ना इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उस समय पे दिया गया था, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में जो हम बात करें तो समाज जो था वो कितने भागों में बंटित था? 4 भागों में। और किसके आधार पर बांटा गया था? कर्म के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से जो वैश्य होते थे बिजनेसमैन, शूद्र सेवा करने वाला। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे उनको द्विज कहा गया है। द्विज कहा गया है। जो इन तीनों को क्या थे? उपनयन संस्कार और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। लेकिन जो शूद्र लोग थे उन्हें ना उपनयन संस्कार करने का अधिकार था और न ही शिक्षा ग्रहण करने का उस समय पे अधिकार था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इनका समाज क्या था? एक पितृ प्रधान समाज था। इससे पहले जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ी तो हमने पढ़ा था कि उसमें क्या था? मात्र सत्तात्मक था मतलब। और यहाँ पे क्या था? पितृ प्रधान था यहाँ पर आर्यों का समाज। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी उस समय पे? तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी, और जिसका मुखिया क्या होते थे? पिता हुआ करते थे, और जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ये सब ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। अभी उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों के अधिकार क्या हो जाते हैं? फिर कम होने लग जाते हैं। तो स्त्रियां इस काल में क्या करती थी? अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी यहाँ पर प्रचलन नहीं था। न यहाँ पर बाल विवाह था और न पर्दा प्रथा का प्रचलन था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। ये ऋग्वैदिक काल की
बातें हैं ये सब। और स्त्रियां इस समय पे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार यहाँ पर स्त्रियों को था। फिर आते आते धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते उनका अधिकार धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम लग जाता है। शिक्षा का ग्रहण करने का अधिकार कम होने लग जाता है स्त्रियों का। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, बहुत अच्छी कंडीशन हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की। तो स्त्रियां क्या करती, शिक्षा ग्रहण करती थी। जैसे लोपामुद्रा उस समय पे जो थी ऋग्वेद में, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। किस किस का, लोपामुद्रा का, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषियाँ। ठीक है, तो इतनी स्त्रियों का यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में वर्णन देखने को मिलता है। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, नीवी कहा जाता था। तो अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो चारवाक, ये हमारे पेपर पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जैसे कि योग जो थे, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो चारवाक जो थे वो चारवाक किसके प्रवर्तक थे, दर्शन, चारवाक दर्शन है उसके प्रवर्तक चारवाक थे। योग दर्शन के कौन थे, पतंजलि थे। और सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल। न्याय दर्शन के थे गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। और वैशेषिक के थे कणाद, उलूक। तो कौन कौन से थे, चारवाक जो थे चारवाक दर्शन के थे, पतंजलि योग दर्शन के थे, कपिल सांख्य दर्शन के थे और गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बद्रायण थे और वैशेषिक के कणाद, उलूक थे। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या क्या हुआ करता था, तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धुत क्रीड़ा जो थी इनके समय में हुआ करती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था उस समय पे, वो ये पशुपालन और कृषि किया करते थे। गाय को क्या कहा जाता था उस समय, अगन्या कहा जाता था। अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य, यानी कि पशु को, जो गाय थी उनके समय में गाय को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जो भी गाय की हत्या करने वाला था उसे या उसे घायल करता था उसे वेदों में मृत्युदंड अर्थात देश से निकालने की व्यवस्था उस समय पे की गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो गाय थी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस क्या कहते हैं वैदिक काल में रही होगी। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। कौन था, घोड़ा। ये मैं बता चुकी हूँ कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। और इनके प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता कौन हुआ करते थे, तो ये इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा। तो लोहे की जो खोज की गई, लोहा धातु की जो खोज की थी वो, ठीक है, तो लोहा की जो खोज की गई थी वो वैदिक काल में की गई। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोहे की खोज किस काल में की गई थी, तो वैदिक काल में। ठीक है, तो आर्यों द्वारा ही क्या की गई, लोहे की खोज की गई थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। ठीक है, पणी क्या होता था, जो पशु चराने वाले व्यक्ति को भी पशु चराने वाले को भी क्या कहते थे, पणी कहते थे। ठीक है, और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को भी पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली परिचालित थी। तो लेन देन के लिए कौन सी, वस्तु विनिमय की प्रणाली परिचित थी कि वस्तु को आदान प्रदान एक दूसरे से चेंज किया जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण देकर क्या देता था, ब्याज देगा। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति की ऋण देगा और उससे ब्याज भी लेगा, तो उसे क्या जैसे आजकल हमारे बैंक हैं वैसे ही उस समय पे जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति था उसे वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। या उस समय पे जो अग्नि को कैसा देवता माना जाता था, जो मनुष्य और देवता के बीच क्या मध्यस्थता के बीच की भूमिका निभाने वाले हैं, उसे क्या अग्नि की पूजा उस हिसाब से उस समय पे की जाती थी। ठीक है, और अग्नि के जो अगर हम देखें तो इसमें अग्नि का 200 बार उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बार,
200 बार। और 250 बार उल्लेख किसका देखने को मिलता है? इंद्र का। और इंद्र उस समय के मुख्य देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी? सरस्वती। लेकिन गंगा, और अगर हम ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख देखने को मिला तो 1 बार, और यमुना का 3 बार। ये हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो किस नदी का उल्लेख सबसे सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी का। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी या पवित्र नदी किसे माना जाता था तो सरस्वती को माना जाता था। और गंगा का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है तो 1 बार, और यमुना का 3 बार, और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनके अब आधुनिक नाम क्या हैं? ठीक है, तो कुंभ नदी का नाम कुर्रम, और कुभा जो थी उसका आधुनिक नाम है काबुल। वितिस्ता का नाम है झेलम। तो ठीक है, जो झेलम नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? वितिस्ता था। और चिनाब नदी है जो अभी के रिसेंट टाइम पे, उसका नाम क्या था? आस्किनी था। रावी का नाम परुषणी था उस समय पे, और सतलज नदी का नाम सतुद्री था, सतुद्री। व्यास नदी का नाम था विपाशा। गंडक नदी का नाम था सदानीरा। घग्गर का था दृष्टदत्ती, और गोमल नदी का नाम था गोमती। व स्वात नदी का नाम था सुवस्तु। तो ये सब नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम जो है ये है। जैसे काबुल है उसका प्राचीन नाम क्या है? कुभा। सेलम का वितिस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का परुषणी, सतलज का सतुद्री, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा, घग्गर का दृष्टदत्ती, गोमल का गोमती। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में अब हम अगर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा थोड़ा थोड़ा तो उसमें जो क्या था ऋग्वैदिक काल के बारे में था। अब उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इस समय अब इंद्र के स्थान पर प्रजापति को अधिक प्रिय देवता माना जाने लगा। किसे? प्रजापति को। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति अधिक पूजा जाने लगा था, प्रजापति को। जितने भी ऋग्वैद काल में जो भी कंडीशंस थी उसका जो डेवलपमेंट होता गया वो कहाँ पर होता गया? उत्तर वैदिक काल में। इंद्र को अब हम देखते हैं प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के। तो इंद्र उस समय के प्रमुख देवता हुआ करते थे। इन्हें युद्ध का नेता, वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच सामंजस्य या मध्यस्थता का काम करने वाले देवता थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को माना जाता था। द्यौ देवता थे आकाश के देवता। इन्हें सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। तो किसे सबसे प्राचीन देवता माना जाता है? द्यौ देवता को। सोम देवता जो थे वनस्पति के देवता, जंगल के देवता माने जाते थे। उषा जो थी वो उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता माना जाता था उषा को। और अश्विन देवता को विपत्तियों से को हराने वाला देवता माना जाता था। पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में देखा जाता था। और मरुत जो थे उन्हें आंधी तूफान का देवता माना जाता था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते बहुत सारे डेवलपमेंट शुरू हो गए। यानी कि यहाँ से अब स्त्रियों की कंडीशंस क्या हो गई? गिननी शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय क्या होता था? उस समय पे राजसूय यज्ञ किया जाता था। अगर हम वैदिक काल में देखें तो 3 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। तो अगर हम यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे तो पहला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। क्या था? अश्वमेध यज्ञ। दूसरा होता था वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। और तीसरा होता था राजश्री यज्ञ, राजश्री यज्ञ। तो जो अश्वमेध यज्ञ होता था वो दूसरे के राज्य में कब्जा करने के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहाँ तक जाता था वो उस राजा का। यदि अगर अन्य राज्य वाला इस चीज़ को, वहाँ का अन्य राज्य वाले अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो उसे क्या करना पड़ता था? राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये किसके लिए होता था? दूसरे राज्यों पर अपना कब्जा जमाने के लिए। और वाजपेय यज्ञ होता था शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वाजपेय यज्ञ करता था। तीसरा है राजश्री यज्ञ। राजश्री यज्ञ होता था जब राजा क्या करता था? शपथ ग्रहण करता था, उस समय यज्ञ किया जाता था राजश्री यज्ञ। ठीक है, तो कितने प्रकार के यज्ञ होते थे उस समय पे? 3। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्री यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य का विस्तार करने के लिए,
वाजपेयी यज्ञ शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, राष्ट्रीय यज्ञ शपथ ग्रहण करने के लिए, मतलब शपथ ग्रहण करते समय ये यज्ञ किया जाता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में अब वर्ण व्यवस्थाएं, अभी तक जो वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। अभी तक हमने कहा कि समाज जो था 4 भागों में बटा था, लेकिन वो कर्म आधारित था। अब उत्तर वैदिक आते आते इसे वंश आधारित कर दिया गया। जैसे अब ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कर्म के आधार पर बांटा गया था, बाद में उसे फिर क्या कर दिया गया, वंश के आधार पर कर दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा कहते थे और हल की रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थी, उस समय पे प्रचलित मुद्राएं हुआ करती थी, निष्क और शतमान। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन अभी हमने पढ़ा कि जो सांख्य दर्शन है इनके प्रवर्तक कौन है, कपिल। कौन है, कपिल। और जो सांख्य दर्शन है उसे भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना गया है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में क्या किया गया है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। इसमें मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र में मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्या करने के लिए, आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। किसमें, कौशाम्बी नगर था, तो कौशाम्बी नगर में सबसे पहले क्या करने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग करने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में और भी बहुत सारी कंडीशंस में चेंजेज आए, जैसे सभा और समिति जो उस समय थी। सभा और समिति हमने पढ़ा कि सभा जो उच्च कुलीन लोगों के लिए हुआ करती थी, समिति क्या होती थी, सभा, समिति और विदत। समिति जो होती थी वो नॉर्मल लोगों के लिए होती थी, और विदत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हुआ करते थे। ये भी न्यायिक संबंधी एक सभा, एक मतलब कि पंचायत टाइप का हुआ करता था। तो जो सभा और समिति थी इसका महत्व उत्तर वैदिक काल आते आते अब क्या हो गया, कम होने लग गया, और विदत तो समाप्ति कर दिया गया। ठीक है, विदत को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें मतलब बहुत सारे चेंजेज उत्तर वैदिक काल में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। तो महाकाव्य कितने हैं, सभी को पता है, ये महाभारत और रामायण हमारे 2 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता। क्या था, जय संहिता। ये हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यदि पूछा जाए कि गोत्र नामक संस्था किस काल में बनी, तो ये बनी थी वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कब बनाई गई थी, उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत की रचना किसने करी है, बदरायण ने करी है। वेदांत दर्शन के मौलिक ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की, ये इंपॉर्टेंट है कि मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने की है, तो ये किसने करी है, बदरायण ने करी है। यदि देखा जाए तो नेक्स्ट अगर हम पढ़ें पुराणों के बारे में, तो पुराण कितने थे उस समय पर, अभी भी 18 ही पुराण हैं। ठीक है, तो कितने प्राचीन आख्यान के आधार पर कितने थे पुराण, 18 क्या हुआ थे, पुराण थे। ठीक है, तो 18 पुराण में इनका प्रतिपादन किसने किया था, लोमहर्ष और उर्गश्वा ऋषि ने इनका प्रतिपादन किया था। सबसे प्राचीन पुराणों में सबसे प्राचीन क्या है, यह हमने पढ़ा था ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन क्या है, मत्स्य। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। इनका प्रतिपादन किसने किया, लोमहर्ष और उर्गश्वा ऋषि ने। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और यदि हम बात करें जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, इनमें हमने कहा कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, विष्णु पुराण में हमें क्या देखने को मिलता है, मौर्य वंश की जानकारी, यहाँ से मौर्य वंश का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि पूछा जाए कि विष्णु पुराण से किस वंश का वर्णन मिलता है, तो मौर्य वंश का। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का। और अगर पूछा जाए मत्स्य पुराण से, तो सातवाहन वंश का। तो मत्स्य पुराण से
सातवाहन वंश का हमको वर्णन देखने को मिलता है और वायु पुराण से गुप्त वंश का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश का वर्णन देखने को मिलता है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश का और वायु पुराण से गुप्त वंश का हमको देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।